तो जोधपुर की राजकुमारी इसलिए नाम क्या पड़ गया? आई बात समझ में? इसलिए जब भी मूवी आती है, जब भी सीरियल आता है, तो उससे पहले पर्दे पे लिखा आता है हमारी इस फिल्म का, हमारे इस सीरियल का इतिहास या वर्तमान के साथ कोई भी लेना देना। यदि किसी इतिहास या वर्तमान के पात्र के साथ इसके किसी पात्र का संबंध पाया जाता है, तो उसे केवल और केवल संयोग समझा जाए। क्या समझा जाए? हमारा उद्देश्य इतिहास पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल दर्शकों का मनोरंजन करना। यदि आपको इतिहास पढ़ना है तो स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लीजिए। और लास्ट वाला लाइन आप पढ़ते नहीं हो, आती है बात, है ना? इस बार ध्यान दो। आप क्या ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो, स्लाइड जल्दी चली जाती है ना। हाँ, इस बार रोकना, पोज करना, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है इतिहास पढ़ने के लिए कहाँ एडमिशन लीजिए। हाँ, तो वो बेचारे पहले से कह के रखते हैं, बॉलीवुड वाले साफ साफ कहते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य दर्शकों को इतिहास पढ़ाना, हमारा उद्देश्य केवल और केवल दर्शकों का मनोरंजन करना है। इसलिए तुम इसमें इतिहास ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अपने को इतिहास नहीं आता। इसलिए मैं कई बार जब ये लिखवा देता हूं, फिर कोई स्टूडेंट बाहर जा जाते कहता है सर अकबर नहीं था क्या? वो नहीं था सर, मूवी में तो है ना। तो मूवी में पहले लिखा हुआ है कि मूवी का इतिहास के साथ कोई भी लेना देना, वो अपने काल्पनिक पात्रों को लेकर किसी प्रकार की मूवी बना सकते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, कल नहीं बात कर रहा था, वो महाराणा प्रताप को ऊंट पे दिखा सकते हैं, महाराणा प्रताप को धोरों के बीच में दिखा सकते हैं। तो नाम चेंज करना तो बहुत छोटी सी बात है, नाम तो कहीं भी चेंज किए जा सकते हैं। और वैसे भी बॉलीवुड जब भी इतिहास पे मूवी बनाता है, हिस्ट्री पे मूवी बनाता है, तो मूवी नहीं बनाता, वो मूवी का बलात्कार करता है। मतलब इतनी फर्जी फर्जी सी चीजें लेके आता है जिसका हद नहीं। और यदि इतिहास पे बॉलीवुड की मूवी का ब्लंडर देखना हो, तो आप देखिए बाजीराव मस्तानी। एक और देखना हो, देखो मोहनजोदड़ो। मतलब उन्होंने हिस्ट्री को सिर नीचे और टांगे ऊपर कर दी। छठी क्लास के एनसीईआरटी, छठी क्लास के एनसीईआरटी, तो छठी क्लास तो सबसे सबसे पहली क्लास ही होगी, वहां से तो शुरू ही होता है कोई भी सब्जेक्ट। वो एनसीईआरटी वाली यदि आप किताब पढ़ लो, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ो, तो छठी क्लास की किताब में भी चार बातें तो पक्की लिखी हुई है। एक बात कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता महिला प्रधान सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? उसमें महिलाओं की चलती थी, पुरुषों की कम चलती, महिला प्रधान समाज रहा होगा। एक ये कि वह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? अच्छा, क्या प्रूफ है शांति प्रिय सभ्यता थी? कि हमें कहीं से भी हथियार नहीं मिले, कहीं से भी। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, सूत कांगेडोर, इतनी जगह, मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर, खूब सारी जगह मिली, लेकिन एक भी जगह से हमें हथियार प्राप्त, छोटा मोटा मिल गया, बड़ा हो मिल जाए, पर कोई बड़े मामले में हमें हथियार प्राप्त नहीं होते। अच्छा, हथियार नहीं मिल रहे, शांति प्रिय सभ्यता है, तो इसे इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता में क्षत्रियों का राज नहीं रहा होगा। किसका राज नहीं रहा होगा? फिर राज कौन करते होंगे? तो क्या, धार्मिक चीजें बहुत मिलती है, मूर्तियां मिलती है, यज्ञ के कुंड मिलते हैं, स्नानागार मिलते हैं, इससे पता चलता है कि ब्राह्मण राज करते होंगे। राज कौन करते होंगे? चार बात है, महिला प्रधान है, शांति प्रिय है, ब्राह्मणों का राज रहा होगा। एक बात ये प्राप्त होती है हमें कि उस सभ्यता में एक बंदरगाह था, बंदरगाह का नाम था लोथल। क्या नाम था? लोथल नाम का बंदरगाह था। हालांकि आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा दो बंदरगाह थे, अपनी साइड में था लोथल और पाकिस्तान की साइड में एक बंदरगाह था सूत कांगेडोर। कौन सा था? पर लोथल बड़ा बंदरगाह था। लोथल में बाकायदा बंदरगाह के निशान मिले हैं, गोदी बाड़ा मिला है पूरा, कि कहां नाव आके कहां रुकती होगी, इतना तक है उसके अंदर। ये चार बातें छठी क्लास का बच्चा भी वो चैप्टर पढ़ने के बाद जानता है। पर जब आप उस मूवी को देख के बाहर निकलते हो, तो पहले तो हाथों हाथ आपको सरदर्द वाली एक टेबलेट की आवश्यकता पड़ती है। उस मूवी के अंदर हर 5वें मिनट में हथियारों की खरीद बिक्री है। वो इसको हथियार बेच रहा है, वो उसको हथियार बेच रहा है। यार, एक बेसिक बात को उल्टा कैसे किया जा सकता है? हाँ, आगे बात समझ में कि मूवी का मतलब ये होता है कि उसमें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से आजादी होती है कि यार बंदा क्रिएटिव कुछ तो दिखाए उसके अंदर, तो थोड़ी बहुत चीजें तोड़ मरोड़ के पेश की जाती है। पर ठीक उल्टा, आप पूरी मूवी में हथियार ही बता रहे हो, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से हमें हथियार प्राप्त। उस मूवी का प्लॉट यही है कि उस मूवी में ब्राह्मण सबसे अधिक पीड़ित और शोषित बताया हुआ है। एक ब्राह्मण है, उसको इतना तंग किया हुआ है कि वो पूरी मूवी में बोलता ही नहीं है।
चुपचाप रहता है, इसलिए वो 3 घंटे की मूवी है। लास्ट में जाके क्लाइमेक्स में वही खुलता है उसके। फिर आप कहते हो सभ्यता में ब्राह्मणों का राज था, तो आपने पूरा उसको उल्टा किया। उस मूवी में हर 10वें 15वें मिनट में एक आधी महिला के थप्पड़ पड़ ही जाता है। तो महिला प्रधान सभ्यता की तो आपने एकदम उल्टा पुल्टा कर दिया। और एक सीन पे तो मुझे हंसी आती है उसमें। एक व्यापारी मोहनजोदड़ो के राजा को एक डायलॉग बोलता है कि राजा, मैंने तुम्हें अपने हथियार बेच दिए, अब हमारा हिसाब कर, हमें रुपए दे, हमें वापस जाना है, क्योंकि मेरे जहाज धोलावीरा में खड़े खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा, धोलावीरा में जब बंदरगाह ही नहीं था तो जहाज खड़े कैसे होते थे? जब बंदरगाह लोथल के अंदर था तो जहाज कहां खड़े होंगे? लोथल। तो धोलावीरा में जहाज कैसे खड़े कर सकता है? धोलावीरा कच्छ के रण में है, रण के अंदर जगह है वो, वहां पे जहाज कैसे खड़े किए जा सकते थे? दलदल आ जाता है वहां जाके, वहां पे जहाज तैरते ही कैसे होंगे? पर नहीं, उस बंदे ने तो बंदरगाह कौन सा बताया। तो इतिहास की बेसिक बातों को जब ये कर देते हैं, तो मतलब अच्छी मूवी बनाने के लिए तो भगवान जाने कितना दिमाग लगाना पड़े। हम जब हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री पढ़ने लगे, ऑप्शनल था हिस्ट्री, पहले आरएस में 2 ऑप्शनल लेने पड़ते, है ना। एक प्री में ऑप्शनल हुआ करता और 2 ऑप्शनल हुआ करते मेंस में। प्री वाला तो एक लेना ही होता, एक मेंस में और लेना पड़ता था। मेरे प्री में भी हिस्ट्री था, मेंस में, दोनों में हिस्ट्री था। मेंस में एक और सब्जेक्ट फिलोसॉफी लिया करते थे। तो ऑप्शनल खूब सारा पढ़ा था। ऑप्शनल से जब पेपर दिया करते तो ऑप्शनल बहुत ढंग से पढ़ा करते। ऑप्शनल जब पढ़ते तो मराठे पढ़ते। तो मराठों में एक कैरेक्टर जो सबसे अधिक पसंद आया करता था वो था बाजीराव। ऑब्वियस सी बात थी। और बड़ा, मैं आज भी जब उसको पढ़ाता या पढ़ता हूं तो मैं रोमांच से भरता हूं ऐसे कि यार, एक बंदा जो 20 साल की उम्र में पेशवा बनता है। कितने साल की उम्र में पेशवा बनता है? अर्ली यंग एज, 20 साल की उम्र के अंदर वो मराठा साम्राज्य का पेशवा बनता है और 40 में मर जाता है। 20 में पेशवा बना और 40 में तो मर गया। कितने साल राज किया उसने? पर इस 20 साल में वो क्या जिया होगा। इन 20 साल के अंदर वो घोड़े से नहीं उतरा। इन 20 साल में उसका एक ही काम था, युद्ध, युद्ध और युद्ध। उसने केवल युद्ध किए। वो मराठों का महानतम पेशवा, जिसने उस समय कभी सपना देखा था कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। और यकीनन मराठों का झंडा उन दिनों अटक से कटक तक फहरा रहा था। मराठों के घोड़े उन दिनों तीनों समुद्रों का पानी पिया करते थे। भारत में कोई बड़ा राजा बनता, उसकी निशानी थी कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। 3 समुद्र कौन से? कि पश्चिम में अरब सागर का पानी पी के जाए, साउथ इंडिया में जाने के बाद हिंद महासागर का पानी पिए, और पूर्व में जाने के बाद में बंगाल की खाड़ी का पानी पिए। त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, जिसके घोड़े तीनों समुद्रों के पानी पीते हो, वो बाजीराव बल्लाल था। बाजीराव बल्लाल अपनी जिंदगी में कितना सफल रहा होगा कि एक दिन दिल्ली के मुगल बादशाह के दरबार में, दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? एक दिन यूं ही बात आई, और बात आई तो लखनऊ के एक नवाब बैठे थे, और लखनऊ के नवाब ने कहा, कौन बाजीराव यार, फर्जी आदमी है, कभी आए दिल्ली की तरफ आए, देख लेंगे क्या है। ये साउथ इंडिया में छोटे मोटों से लड़के, ये राजस्थान मालवा पंजाब वालों से लड़के अपने आप को हीरो समझता घूम रहा है, आए कभी दिल्ली, हम बताएंगे क्या होता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने बैठे बैठे कहा, हाँ सही है, मराठों की हिम्मत है तो कभी दिल्ली की तरफ आके देखे। बाजीराव को इस बात का पता चलता है कि मेरे बारे में दिल्ली के दरबार में इस प्रकार की बात की गई। बाजीराव दूसरे दिन मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, केवल कितने घुड़सवारों के साथ? केवल 500 घोड़ों के साथ महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ कूच करता है। जब मोहम्मद शाह रंगीला को यह पता चला कि बाजीराव दिल्ली के पास आ गया है, उसके 500 घुड़सवारों से भी मोहम्मद शाह रंगीला इतना डरा था कि मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़कर भाग गया था। वो बंदा दिल्ली आया ही नहीं, वो दिल्ली के बाहर बैठा, 3 दिन कैंप लगाए, दिल्ली के बाहर शिकार खेला उसने, और 3 दिन बाद दिल्ली से वापस चला गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की हिम्मत नहीं हुई कि दिल्ली में आ जाए। क्या खौफ रहा होगा उसका अपने टाइम के अंदर। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन उस घटना के थोड़े दिन बाद अपने दरबार में कहा कि यार आदमी तो जोरदार है, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं कैसा है। किसी ने कहा साहब बुला लेते हैं, संधि के लिए बुला लेते हैं, बातचीत के लिए बुला लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा ना, बुलाने की बात मत करो, आया हुआ कहीं ठोक ठाक जाएगा फालतू। तुम एक काम करो, मुझे एक पेंटिंग बना दो उसकी, मैं उसकी पेंटिंग देखना चाहता हूं। तो एक पेंटर को काम दिया गया, पेंटिंग बना। पेंटर बहुत अच्छा था, पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग का बैकग्राउंड सीन ये है कि सूरज भगवान ढल रहे हैं, मतलब सूर्यास्त का टाइम है, शाम का टाइम होता जा रहा है, युद्ध खत्म हुआ है, एक युद्ध खत्म होने का सीन है। खत्म होने का इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि सूरज ढल रहा है, तो सूर्य के बाद में युद्ध होता ही नहीं था।
और लोग हैं जो हथियारों को उठा उठा के या तो जा रहे हैं या घायलों को उठा उठा के जा रहे हैं। इसका मतलब युद्ध बंद हो गया, सूर्य भगवान ढल गए और युद्ध अब समाप्त हो रहा है। ये तो बैकग्राउंड का सीन है। आगे का जो सीन है उसके अंदर बाजीराव घोड़े पर बैठा हुआ है और घोड़े पर बैठ के जैसे जा रहा है। इससे मतलब निकलता कि बाजीराव इस युद्ध में लड़ा है, अब जब युद्ध खत्म हो गया तो बाजीराव युद्ध को छोड़ के जा रहा है। पर बाजीराव तन के नहीं बैठा हुआ, बाजीराव उसमें एकदम ढीला सा बैठा हुआ। इसका मतलब है पूरे दिन युद्ध में थक गया हो। उसके जो घोड़े की रस्सी है वो उसने हाथ में नहीं पकड़ रखी, मतलब इतनी थकान है कि उससे घोड़े की रस्सी भी नहीं पकड़ी जा रही है। उसने रस्सी अपने पैरों के बीच दबा रखी है, पैर एकदम दबा रखे हैं, यहां पर उसने अपनी रस्सी डाल रखी है। उसके एक हाथ में गेहूं के दाने हैं और दूसरे हाथों से उन गेहूं के दानों को मसल रहा है। पेंट्री ये बताना चाहता था कि बाजीराव ने पूरे दिन युद्ध लड़ा, इसलिए उसे खाने पीने की भी ध्यान नहीं रहा। अब जब युद्ध खत्म करके वो जा रहा है तो उसे लगा कि यार थक गए अपने तो, और तब उसे याद आया कि यार रोटी तो खाई नहीं आज, आज खाना तो अपने को मिला ही नहीं। और उसे लगा कि मेरी जेब में जो कुछ गेहूं के दाने पड़े हैं ये गेहूं के दाने ही खा लेता हूं। इसलिए उसने रस्सी अपने पैरों में दबाई, घोड़ा अपनी गति से धीमे धीमे जा रहा है और वो उस पर बैठा बैठा गेहूं के दाने खा रहा है। पेंट्री ये बताना चाहता है कि बाजीराव ने भूख प्यास की परवाह नहीं की थी, उसकी जिंदगी केवल युद्ध युद्ध और युद्ध थे। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला ने जब ये पेंटिंग देखी थी तो जैसे ही उसने देखी उसने कहा साइड में लो, मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से घबराया करता था मोहम्मद शाह रंगीला। वो बाजीराव बल्लाल था, लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी, काला कोजा भूंडा था कि देख ले तो टाबर डर जाए। बाजीराव के लिए कहते हैं कि बाजीराव को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। बाजीराव एनी टाइम गुस्से गुस्से और गुस्से में रहता था। उसकी आंखें युद्ध उन्माद में दहकती रहती थी, अंगारा बना रहता था वो। बाजीराव से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, उसकी बीवी बच्चों की भी कोई उसे ढंग से बात कर ले। इतना वो रूड टाइप का आदमी था, रूखा टाइप का आदमी था एकदम बाजीराव। उस बाजीराव से बाजीराव मस्तानी में ढोल पिटवाए हैं। बेचारी हिस्ट्री का क्या बलात्कार हुआ होगा। मुझे लगता है बाजीराव की आत्मा ऊपर बैठ के कलप कलप के रोई होगी, तेरा मंगतों ये तो मत करते थे, थोड़ा बहुत तो मेरा ध्यान रखते। अच्छा, उस मूवी में इतने ब्लंडर है जिसकी हद नहीं। हम जब यहां पढ़ने के लिए आए तो दिलीप सर ने कहा कि मूवियां देखनी चाहिए खूब सारी। हमने इस बात को एकदम हृदय में बिठाया, पढ़ाई कम की मूवियां ज्यादा देखी। फ्राइडे ऐसा बीतता ही नहीं था कभी मूवी देखने नहीं जाते, पर वो था हमारा फिक्स कि नाइट शो देखते थे। शाम वाला बेच होता, 3 से 7 वाला इसी बेच के अंदर आया करते थे, तो दिन में 12 से 3 वाला भी नहीं देख पाएंगे, 3 से 6 वाला भी नहीं देख पाएंगे, तो अपने एक ही बचता था 9 से 12 वाला। तो 9 से 12 नाइट में देखने जाया करते। तो एक दिन जब मूवी देखने गए, बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर आया बीच में, तो हमें लगा अरे यार बाजीराव मस्तानी आ रही। तो मैं यार बाजीराव मस्तानी तो अपने पहला शो देख के जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देंगे, कॉलेज कोचिंग बंक मारनी पड़े तो बंक मारनी पड़े, लेकिन आज इसका तो शो देख के जाएंगे। 12 से 3 देख लेंगे और 3 बजे अपने बाद में कोचिंग चले जाएंगे। 12 से 3 वाले में भयंकर भीड़ थी। ईपी ईपी है एंटरटेनमेंट पैराडाइज, मालवीय नगर रहते थे, ईपी हमारे पास पड़ता था। तो ईपी वाले के अंदर मतलब हम यूं लाइनों में धक्का मुक्की करके जैसे तैसे टिकट, तभी ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं हुआ करता था। तो धक्का और होता तो हमें नहीं आता था, वो करते होंगे लोग पर हमें नहीं आया करता था। धक्का मुक्की करके जैसे तैसे करके टिकट विकट लिए, 6-7 दोस्त गए इकट्ठे होकर देखने के लिए। मूवी के अंदर जाके बैठे और हम सब में यूं अरे यार बाजीराव पे मूवी आ रही है, हिस्ट्री अपने इतना पढ़ते हैं इतना जानते हैं, तो इस मूवी के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता है, अपने और जानकारियां प्राप्त होगी इसकी। और सिनेमा हाउसफुल भयंकर भयंकर भरा हुआ है एकदम। फैमिलीज आई हुई खूब सारी, हमारे आगे खूब सारे परिवार बैठे, हम 6-7 एक लाइन के अंदर बैठे। पहला दूसरा सीन ही कोई शुरू हुआ, पहला दूसरा सीन शुरू होते उसके अंदर का महाराज छत्रपति साहू जी महाराज पधार रहे हैं। और हमने अरे अरे साहू साहू आ रहा है साहू। अपना हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी और छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति साहू। अरे मैं शिवाजी महाराज के पोते हैं, ये आ रहे हैं। इतने पर्दे पे जैसे महेश मांजरेकर साहू है उसमें, महेश मांजरेकर को दिखा रहे, महेश मांजरेकर के सिर पे साफा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? वो साफा देखते हम में से कोई बोला अरे यार मराठे तो पगड़ियां बांधते थे, मराठों की वो शिवाजी वाली पगड़ी नहीं है, वो लंबी सी जो पगड़ी सी होती, क्या मराठे पगड़ी बांधते थे, ये साफा कैसे? इधर किसी ने कहा चुप रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, साफा पगड़ी में एक ही तो बात होती है। इतने में किसी का और ध्यान गया, उसने कहा साफा सफेद है, राजाओं के सफेद साफे नहीं बनते थे, राजाओं के साफे हमेशा रंगीन हुआ करते थे। तो यार ये सफेद साफा और बांध रखा है, क्या छोड़ छोड़ अब इतना इन बातों पर ध्यान नहीं देना। इतने में थोड़ी बहुत देर के अंदर आया कि एक राजा को दिखाया बैठा हुआ, और राजा की लंबी सी दाढ़ी है, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, 2 शेर बांध रखे राजा ने, उसमें सीन है शेर बांधा हुआ एक राजा है, और कहा गया कि निजाम चिनकिलीस खान, और हम आ रहे हैं हैदराबाद वाला राजा है आ रही है। और अब जो है पाल खेड़ा के युद्ध की बात करेंगे। हैदराबाद के बाजीराव के बीच में युद्ध होता है, पाल खेड़ा का युद्ध।
और पालखेड़ा युद्ध के अंदर बाजीराव जीतता है, हम लिखवाएंगे आपको। और पालखेड़ा युद्ध में जीतने के बाद में बाजीराव और हैदराबाद के राजा के बीच में संधि होती है, जिस संधि का नाम है मूंगी सिउ गांव की संधि। अरे मगर ये तो मूंगी सिउ गांव की संधि का सीन है, वो दिखाएंगे। वो सीन इतना वाहियात दिखाया हुआ उसके अंदर कि चिनकलीज खान सिंहासन पर बैठा हुआ है, बाजीराव उसके सामने जाके बैठता है और चिनकलीज खान उसको कहता है कि तुम गिरफ्तार हो पेशवा, मेरे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और पेशवा वापस कहता है कि चिनकलीज खान आंखें खोल कर देखो, ये जितने भी आदमी तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दिखाई दे रहे ये सब मेरे बंदे हैं, गिरफ्तार तुम हो। अब बेचारा चिनकलीज खान दबता है, चिनकलीज खान संधि करता है। संधि करता है तो वहां बाजीराव के मुंह से डायलॉग बुलवाया हुआ है। वहां बाजीराव कह रहा है कि फलों में एक ही फल होता है, उसे कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगा दो राजा आपस में संधि करते हैं तो इसे खेलते हैं क्या, आम आम निजाम निजाम, ऐसे राइमिंग बनाते हैं क्या कि तुम्हारा नाम क्या, निजाम आम आम निजाम निजाम। मगर यार फिर तो एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता होगा तो फिर वैसे भी लिखता होगा कि खून से खत लिखता हूं, सही मत समझना तुम्हारी याद में मर रहा हूं, जिंदा मत समझना। ये भी लिखवा दो, सीसी भरी गुलाब गिन पत्थर से तोड़ दो, खत का जवाब नहीं है तो खाना पीना छोड़ दो। राइमिंग होती थी ना पहले, कपड़े धोती हूँ कूट कूट के तेरी याद में रोती हूँ फूट फूट के। ये और दिखा दो थोड़ा, कैसे फर्जीवाड़ा दिखा सकते हो यार तुम। मतलब वो संधि तो उस संधि की शर्तें तक याद थी हमें यार, ये होगा ये होगा ये होगा, ये किलों की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, चौथ लेगा, सरदेशमुखी लेगा, ये किला छीन लेगा, उसके साथ संधि पे रोक लगा देगा, इन क्षेत्रों पे कब्जा कर लेगा, इतना टैक्स लेके जाएगा। और इतना फर्जीवाड़ा दिखाया वो उस पूरी मूवी में जिसकी हद नहीं है कोई। और फिर सब लास्ट में तो निकले तब तो यूं गालियां निकालते हुए निकले। अब हुआ क्या कि 15-20 मिनट बाद में हमने वैसे बातें करनी शुरू, ये सीन गलत है, ये सीन गलत है। तो आगे मेरे जस्ट सामने कोई भैया बैठे थे, जस्ट आगे वाली सीट बॉडी बिल्डर टाइप के भैया बैठे परिवार के साथ। उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखा, तेरे को देखनी है और भी देखेंगे। तो भाई अपने चुप हो गए, मैं कूटेगा यार आदमी, फालतू में लड़ाई होगी, फैमिली फैमिली आई हुई है, कोई सारे मिल मुला के कूटेंगे अपने को। ये तो मुझे एक बात समझ में आई, और लोग सारे चीयर करे, अरे वेरी गुड पेशवा बाजीराव, सभी तालियां बजाए उसके ऊपर। और हम बैठे बैठे कूदे हैं अंदर ही अंदर कि यार ऐसे कैसे बना सकते हो, इस सीन को ऐसे थोड़ी होता था यार, ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है। तो उस दिन समझ में एक और अच्छी बात आई कि भारतीय दर्शक इतिहास देखने कब जा रहा है, वो मनोरंजन करने जा रहा है, और वो मनोरंजन करवाने में तो सफल है। और ये बात उसने पहले ही लिखी है कि मेरा उद्देश्य दर्शकों को इतिहास पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन। तो ये कर रहे हैं, पर फिर लास्ट में कहा कि ठीक है यार, ये जैसा भी दिखाते हैं वैसा दिखा दो। तो लास्ट कंक्लूजन ये था कि यार बाजीराव किसी ढंग के आदमी को तो बनाते। बाजीराव डाकी टाइप का आदमी था, 6.5 फीट के आसपास हाइट थी, पीछे से मतलब उसकी गर्दन इतनी चौड़ी होती होगी। यदि आपको बाजीराव दिखाना ही था तो बाहुबली वाले भल्लाल देव को दिखाते, पर्दे पे आए तो डर तो लगे ऐसे कि बाजीराव नाम की कोई चीज आई है। आपने रणवीर सिंह को बाजीराव बनाया, जिसका अभी तक जेंडर तय नहीं हुआ है। उस बंदे को इधर गिने या इधर गिने, वो घाघरा पहन के घूमता है। मतलब बाजीराव नाम की तो लाज रखते रहे कम से कम। क्या हो गया? उस मूवी में सबसे अच्छा यदि किसी ने रोल किया है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। काशी बाई का उसका जो कैरेक्टर, प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवी, उसकी एक्टिंग देखनी हो तो उसकी 2 मूवी देखी जाए, बर्फी और बाजीराव मस्तानी। बर्फी में शुरुआत के 5-7 मिनट तक समझ में भी नहीं आता कि ये प्रियंका चोपड़ा है या कोई मंदबुद्धि लड़की है। वाकई लगता है कि ये कोई मंदबुद्धि लड़की है। आप थोड़ा यू अरे यार ये तो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है, तो वास्तव में वैसी एक्टिंग करती है। मुझे 2 जितने भी एक्ट्रेस अपने, इनमें 2 रोल हमेशा मुझे अच्छे लगे, या तो तन्नू वेट्स मन्नू में कंगना रनावत का दत्तो वाला रोल, उसका जो सेकंड रोल है हरियाणा वाली लड़की का रोल करती है, उसके अंदर वो कतई समझ में नहीं आती कंगना रनावती है क्या, वो घुसी भी है उस रोल के अंदर, वो लगता है दत्तो नाम की कोई लड़की है, वो लड़की ऐसी ही है। या बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का। बाकी इन रणवीर सिंह ने और दीपिका पादुकोण, इन दोनों डमरुओं ने थी फर्जी एक्टिंग। मतलब मेरे को उस दिन वो बाहर मिल जाए सिनेमा से तो मैं कूटूं दोनों को कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार इस रोल के साथ में।
प्रियंका चोपड़ा का एक एक हाव भाव देखिए, वो देखना कभी आप वापस मूवी टाइम मिले बाजीराव मस्तानी वापस देखना। पिछली बार आपने रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के लिए देखी होगी, इस बार आप प्रियंका चोपड़ा के लिए देखना। उस मूवी के सीन फॉरवर्ड कर करके जहां जहां प्रियंका चोपड़ा आती है वो सीन देखना। उसके उसके आंखें, उसके बोलने का ढंग, उसकी चाल, यूं समझ में आता है कि पेशवा की रानी इसी प्रकार की होती होगी। ठहराव उसकी भाषा का, कितना लरज लरज के वो बोलती है, एक एक शब्द को चबा चबा के बोलती है, अपने आंखों से जिस प्रकार वो सीन क्रिएट करती है, सब कुछ लाजवाब है। उस मूवी का नाम काशीबाई होना चाहिए, पर उस मूवी पर बाजीराव है, और बाजीराव घूम रहा है काजी भाई काजी। मैं यार क्या कस बाजीराव बनाया है तुमने इसको। बाजी उस मूवी में ये चीजें तो जो है वो है। एक्टर बुरा नहीं है, रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है। आप रणवीर सिंह अच्छी मूवी देखना, आप देखिए लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा के साथ में उसकी एक मूवी है लुटेरा, वाकई वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। रणवीर सिंह के साथ दिक्कत ये भी कि रामलीला के बाद में वो रामलीला वाले रोल से बाहर नहीं आ पा रहा है। आप रामलीला के बाद की उसकी सारी मूवी देख लो, सब में सेम एक्टिंग है, चेंज नहीं उसकी एक्टिंग। बाद में उसकी एक्टिंग थोड़ी सी एक मूवी में और अच्छी है, दिल धड़कने दो। अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर के साथ में एक जो मूवी है उसमें वापस वो अच्छी एक्टिंग करता है। बाकी के अंदर तो वो रामलीला को रिपीट मार रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा है। जो रोल उसने रामलीला में किया था वो का वो रोल वापस निभाता रहता है। वो अच्छा एक्टर है वो, पर वो बाजीराव की एक्टिंग करने लायक उस मूवी के अंदर नहीं था। ये तो मूवी में बाकी जो चीजें हैं वो तो है, उसमें कल्चरल चीजें बहुत गलत है। अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि भाई मूवी से क्या फर्क पड़ जाता है, मूवी में कुछ ही दिखा दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इतिहास थोड़ी दिखा रहे हैं, वो तो आपको मनोरंजन कर रहे हैं। मगर हिस्ट्री कल्चर पे प्रभाव डालती है, हिस्ट्री से कल्चर की चीजें चेंज होती है। उस मूवी में एक सीन है कि छत्रसाल बुंदेला एक राजा है बुंदेलखंड का, उसकी बेटी है मस्तानी। छत्रसाल बुंदेला की बेटी क्या दिखाई हुई है, कि मस्तानी उसकी एक बेटी है। अच्छा, उसका पहला बलंडर तो ये कि इतिहास ये कहता है कि छत्रसाल बुंदेला की बेटी नहीं थी मस्तानी, मस्तानी एक अलग लड़की थी। छत्रसाल बुंदेला से सीधा सीधा उसका बाप बेटी जैसा कोई भी रिलेशन नहीं। उसके राज्य की एक लड़की थी, उसके राज्य की एक डांसर थी, और उस डांसर की एक लड़की थी, उसका नाम था मस्तानी। उसके दरबार की डांसर थी, दरबार की डांसर की बेटी मस्तानी थी। पर कोई बात नहीं, आपने राजा की बेटी बता दिया। इतना लिबर्टी चलती है, क्रिएटिव लिबर्टी नाम की चीज होती है। आप राजा की बेटी दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। उसमें सीन है कि छत्रसाल बुंदेला युद्ध करता है, युद्ध में जब हार रहा होता है तो बाजीराव उसका साथ देने के लिए आता है, बाजीराव उसे युद्ध जितवाता है। जितवाने के बाद छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के समर्थन में या बाजीराव के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन करता है। छत्रसाल बुंदेला बीच में बैठे, साइड में उनकी रानी बैठी हुई है, इधर आपके बाजीराव बैठा हुआ है, और सामने मस्तानी डांस करती है। मुझे लगा कि ये बलंडर है तुम्हारा, या तो मस्तानी को बेटी मत बताओ, और बेटी बताओ तो डांस मत करवाओ। भारतीय परंपरा इतनी समाप्त नहीं हुई है कि घर में किसी मेहमान के आने पर घर की बेटी को कहते हो कि भाई आज मुजरा करना पड़ेगा, देख तो आज साहब आए, आज इनके सामने नहीं नाची तो मतलब ही नहीं निकलेगा। गरीब से गरीब भारतीय परिवार इस प्रकार की बात तो नहीं करता होगा। पर किम आश्चर्यम किस मूवी को देखने के बाद भले 50 साल बाद में कोई इस प्रकार की बात करे कि यार राजा महाराजाओं के टाइम में भी घर में मेहमान आता तो घर की बेटी डांस किया करती थी, तो बाद में डांस करवाना शुरू करे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी डांस करवाया जाता, ऐसे कोई मूवी को देख के लोग थोड़ी सीखते हैं। मगर मूवी को देख के तो भारत में भगवान जाने क्या सीख गए। आज के 30 साल पहले संतोषी मां नाम की किसी देवी को राजस्थान में नहीं जाना जाता था। मां संतोषी माफ करे, पर 1975 में जब संतोषी मां रिलीज हुई थी, उससे पहले का यदि घर में कोई डोकरे डोकरी जो बैठे उनसे पूछा जाए, दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछा जाए, ये संतोषी मां का नाम भी सुना था क्या? संतोषी मां गुजरात की एक लोकल देवी थे। गुजरात के एक भक्त ने उन पर मूवी बना दी जय संतोषी मां। मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई, शोले के सामने हिट हुई थी। शोले के सामने संतोषी मां ने 1975 में 10 करोड़ रुपए कमाए थे। शोले के सामने मूवी हिट हो गई थी वो। संतोषी मां इतनी ज्यादा हिट थी। टेलीविजन पर सबसे अधिक आज दिन तक की देखी गई मूवी है जय संतोषी मां। हालात यह है कि अब हर शुक्रवार को संतोषी मां का व्रत रखते हैं, क्योंकि संतोषी मां नाम की कोई भी देवी राजस्थान में नहीं है। संतोषी मां के मंदिर बन गए, उसके बाद में संतोषी मां की उसके बाद पूजा होने लग गई। ये फिल्म का असर ही तो है। साईं बाबा महाराष्ट्र के एक लोकल देवता हैं। साईं बाबा पर एक मूवी बनी थी, उसके बाद पूरा भारत उमड़ उमड़ के साईं बाबा के जा रहा है। वरना दादाजी की उम्र का घर में कोई आदमी बैठा हो, यदि वो कह दे कि साईं बाबा को जानता ही है तो आप पूछ के देख लेना। मतलब जानता, आप छोड़िए भगवान भगवान और वो छोड़िए, नाम सुना था क्या अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी कि साईं बाबा नाम का कोई भगवान है? लोकल देवता थे। जैसे अपने भूमियोसा झुंझार जी पितर जी महाराज है, वैसे महाराष्ट्र के एक वो भूमियोसा महाराज थे।
महाराष्ट्र के किसी भक्त ने उन पर मूवी बना दी और मूवी बनाने के बाद वो हिट हो गई, आज पूरा भारत देख रहा है। वैष्णो माता कश्मीर के, पंजाब के, जम्मू के एक लोकल देवी थे, है वैष्णो माता आज पंजाबियों का बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर, पंजाबी जाते हैं, जम्मू के लोग जाते हैं, कश्मीर के लोग जाते हैं वहां पर। अपना लेना देना नहीं था वैष्णो माता से, वैष्णो माता अलग थी, अपने अलग थे। गुलशन कुमार नाम करके एक माता जी के भक्त हुए, वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ये आपके गानों की कैसेट निकालने शुरू किए, और गानों की कैसेट में माता जी की कैसेट निकालने शुरू किए, और माता जी की कैसेट में उन्होंने वैष्णो माता के भजन गाने शुरू किए, क्योंकि वो पंजाबी थे, वो पंजाबी थे तो उनकी देवी कौन सी है, वैष्णो माता, तो उन्होंने वैष्णो माता के गाने गाने शुरू किए। उसके बाद अपना पूरा राजस्थान वैष्णो माता जा रहा है। और हम क्या सीखते हैं वहां से, मुझे अभी भी लगता है कि यार फिल्में कितना असर डालती होगी, कि अक्सर गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे, लोगों के कोई रजिस्टर में, आपके आपकी किताब में आप लिखते हो, एक वर्ड लिखते हो जय माता, ये पंजाबी भाषा है, अपने भाषा में दी होता ही नहीं, अपने होता है जय माता जी, जय माता री, जय माता की। ये पंजाबियों के होता है जय माता दी। वो जब कैसेट आए तो उन कैसेट के अंदर इस प्रकार के नारे होते थे, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले बोलो जय माता दी, पीछे वाले बोलो जय, सारे मिलके जय माता, और जोर से जय। वो बोलते उन गानों में, गुलशन कुमार वाले सारे गानों जय माता दी, अपने नहीं है दी। कभी डोकरों को बोलते हुए सुनना, वो बोलेंगे जय माता जी, जय माता की, जय माता री, दी होता ही नहीं है अपनी भाषा में, ये पंजाबी भाषा का वर्ड। और पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं, उन्हें हर बात में डांस करना हो, उन्हें हर बात में नारे लगाने होते हैं, इसलिए वो मंदिर में जाते हैं तो जोर जोर से मंदिर में जाके मूर्ति के सामने भी नारे लगाते हैं। अपने यहाँ पे मंदिरों में शांति होती है, शांति। अपने मंदिर में आपस में बात करना भी बुरा माना जाता है, किसी भी बड़े आदमी के सामने बोलते नहीं है, और भगवान से बड़ा कौन होगा। और कभी दादाजी की उम्र के आदमी के साथ मंदिर में जाना और वहां दादाजी से बात करी, लोग चुप रहे, 5 मिनट शांति नहीं रखी जाए भगवान के सामने। आरती हो रही हो मम्मी की, उस मम्मी को आप बतला के देख लो, देखे मम्मी भले ही सारे से कही चुप, एक बार नहीं बोलना, मैं 5 मिनट आरती कर दूं उसके बाद बोल लेना, या 5 मिनट अगरबत्ती कर रही हूं उसके बाद बोल लेना। अपने यहाँ शांति रखते हैं मंदिरों में, पर हम वहां से सीख के आए। मैं कई बार, हमारे बीकानेर में देशनो कोला करणी माता जी का मंदिर है, मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां देखता हूँ कि कोई ना कोई लड़कों का एक ग्रुप आया हुआ रहता है, जोर से बोलो जय माता। मुझे लगता है यार अपने वाली माता जी शांतिपूर्ण माता जी है, और तू इनके सामने नारे मत लगा यार, ये इनको बुरा लगता होगा। फिर मुझे लगता है यार माता तो को क्या बुरा लगता है, माँ हमेशा सहनशील होती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो अपने पुत्रों का, वो अपने भक्तों का सब कुछ सहन करती होगी। फिर मुझे और लगता है कि इन बच्चों को मैं समझाऊं कि जिस भाषा में तू नारे लगा रहा है वो भाषा पंजाबी है, अपने वाली माता जी मारवाड़ी समझती है, इसलिए नारा तो सही लगा, जय माता जी तो बोल कम से कम, जय माता दी तो अपने आप में गलत बोल रहा है, पर सारी गाड़ियों के पीछे जय माता दी है ना। फिल्में क्या सिखाती, ये सिखाया लो। वैष्णो माता के हम सारे जाने शुरू हो गए, जबकि मुझे बता दे कोई कि 1980 से पहले कोई वैष्णो माता की जाता था क्या, यार नाम सुना था क्या यार किसी ने गांव में कि वैष्णो माता नाम की कोई देवी है क्या। और फिर मुझे और हमेशा लगता है कि यार जाते भी कौन है, जिनको मनाने होते हैं हनीमून। आज भी क्या हो गया, आज भी आप घर वालों को वैसे कह दो कि मुझे हनीमून मनाने के लिए जाना है, तो घर वाले उल्टा लटका के चामड़ी सूंट ले, है ना। पर आदमी चालू होता है जी, फिर बंदा ब्याह के बाद में एकदम शांत सा होके घर वालों के पास जाता है, घर वालों को कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना, घर वालों ने मन्नत मांगी थी कि जोड़े से धोख लगा के आएंगे। घर वाले इन धोख के नाम पर बहुत डरते हैं, है ना, कि नहीं भाई बीननी के कल को कुछ हो जाएगा, फलान हो जाएगा। भाई रे वैष्णो माता जी सात सलाम महाराज निरोगा रखे, और तुम्हें धोख लगाने के लिए जाना तो भाई रे कल ही जाओ। कुण जानो रामदेव रे अठ जानो चोटिल दाम, किसको वैष्णो माता के जाना, यहाँ देखनी डल झील और गुलमर्ग देखने। वैष्णो माता के नाम पर लोगों ने जो जो कांड किए ना, माता जी सब देख पा रही है वहां, कि कारनामे नहीं किए जाने चाहिए माता जी के नाम पर है। माता जी हिट हो रखे, साईं बाबा हिट हो रखे, संतोषी माँ हिट हो रखे। मैं कहता हूँ किसी दिन अपने किसी भक्त के पास पैसे आए और उसने यदि जीण माता पे बहुत बड़ी मूवी बना दी, तो जीण माता को नागालैंड का आदमी धोखने लग जाएगा।
संचार के साधन है, आजकल तो चीजें पहुंचती भी इधर से उधर बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ की लोकल देवियां थी, अपने यहाँ जीण माता थी, अपने यहाँ पे कोई जमवाई माता थी, अपने यहाँ की करणी माता थी, अपने यहाँ पर सकम्बरी थी। लोग कहते फिल्मों का क्या असर पड़ता है, तो मैं कहता हूँ दादी जी की किसी उम्र की महिला से पूछोगे उसने कभी करवा चौथ मनाई थी क्या? ये फिल्मों ने सिखाई है। अपने यहाँ चौथ का त्योहार होता ही नहीं था कोई बड़ा। 12 चौथ आती है साल में। कितनी चौथ आती है? 24 आती है वैसे। अपने यहाँ पे गांव वाला जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद नहीं दिखता। तो एक तो चांद दिखने वाली चौथ आएगी और एक चांद नहीं दिखने वाली चौथ आएगी। चांद दिखने वाली चौथ की तो पूजा ही नहीं होती कभी, है ना। गांव के अंदर कहते हैं कि भाई चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, चौथ का चांद दिख जाता है तो चोरी का आरोप लगता है। तो मेरे मन में तो अभी तक भयंकर अंधविश्वास है, और भगवान जाने क्या चक्कर है, मेरे को और कभी चांद नहीं दिखता और चौथ वाला पक्का दिख जाता है। और जैसे चांद दिखता है फटाफट बात देखता हूँ चौथ है कि नहीं कि चौथ है, और फिर मैं कई देर तक डरता रहता हूँ यार आज कुछ ना कुछ गलत होगा, आज कुछ ना कुछ नहीं हुआ, भगवान खैर करे। पर हमेशा डर सा लगता रहता कि यार चौथ का चांद नहीं देखना, क्योंकि घर वाले छोटी उम्र में डरा डरा के रखते थे कि यार चौथ का चांद नहीं देखना। दूज वाले चांद को घर वाले जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाते। दूज आती है, दूज दूसरा दिन, तो मुझे अब भी याद है कि शाम को दिया बत्ती का टाइम होता 7-8 बजे का, तो मम्मी वो पकड़ पकड़ के बुला के इधर आ रहा चांद देख, रात जोड़ो चांद के। और चांद हाथ क्या जोड़ते, वो कविताएं और बोलते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। घाबे घाबे समझते हो? कपड़े, है ना। कपड़े पहले मामा जी सिलवाया करते थे, तो चांद मामे से घाबे मांगे जाते थे। और चौथ वाले दिन सुबह सुबह मम्मी कहती छोरो आज चौथ है और चांद मत देख लेना आज। पर वो टाबरों के तो क्या होता है कि जिस चीज के लिए मना करते हो वो चीज पक्की होती है, तो उस दिन शाम को धीरे धीरे करते। फिर छोटे वाला भाई को कहता चांद देख लिया, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। घर वाले पिटाई और कर दिया करते यार चौथ क्या है तू। तो चौथ का चांद देखना मना था, तो 15 चौथ तो अपने आप निपट गई। पीछे 12 चौथ, तो अब पीछे बची 12 चौथ और बची, जो कृष्ण पक्ष की चौथ होती है। तो 12 की 12 चौथ को मम्मियां व्रत करती है। चौथ माता के व्रत किए जाते हैं, 12 चौथ की कर लेते हैं। कोई महिला ज्यादा धार्मिक होती है तो 12 की 12 चौथ की कर लेती है, वरना 4 चौथ तो पक्की है कि बैसाख वाली चौथ है, आषाढ़ वाली चौथ है, कार्तिक वाली चौथ है, माह वाली चौथ है। इन 4 चौथ की तो पूजा कर ली जाए। इनमें जो कार्तिक वाली चौथ है वो करवा चौथ, सिंपल इतनी बात है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार फिल्मों का क्या असर है कि छलनी में से पति को देखना। आप इमेजिन करो कि अपने दादाजी टाइम में या पापा वाले टाइम में कोई महिला पति को कह सकती है कि चलो आप ऊपर चलो छलनी में से देखूंगी। मतलब डोकरों के जूता नंबर 10 का आता था। मतलब तुम यूं छत पे चढ़ गए और पूरे मोहल्ले के सामने यूं देखो, आदमी मर नहीं जाए। इससे अच्छा आदमी ये मानता था कि धरती फट जाए मैं मर जाऊं। मतलब गांव में बातें ही महिलाओं की इस प्रकार की होती है कि फलान जी की बीरनी छात पर फिरे। छत पे जाना अपने आप में बहुत बुरा माना जाता था। तुम कहते हो कि छत पे जाके यूं देखते, अपने तो यहां महिलाएं उल्टा आदमी को कहा करती थी कि डाकी तू घर से बाहर ही रहा कर, तू मताना बोले घर पे भूमिये हुआ करते अपने वाले सारे, काय जल्दी आना घर पे, ये सब होता ही नहीं था। अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था तीज। अपने सारे गीत तीज के, अपनी सारी कहानियां तीज की है, अपने सारे आज भी वो प्रेम वाले जो भी गीत है पति पत्नी वाले वो सारे तीज के हैं। वो तीज पे गीत गाए जाएंगे कि बना रे बागाम झूला गालिया। कोई चौथ पे गीत सुनाए देखे मुझे, कोई बताए कि चौथ पे किसी ने बैठ के गीत गाए। करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, करवा चौथ पे गीत नहीं गाए जाते। तीज चीयरफुल है अपना। ये सावन है तो सावन के अंदर पूरा सावन एकदम वो वैसे निकलता है, उत्सव वाला सा निकलता है, उसमें तीज मनाई जाती है। चौथ पंजाबियों का त्योहार है। जोहर, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, चोपड़ा, सिंघानिया इनका त्योहार है। फिल्में सारी इन्होंने बनाई, इनका त्योहार करवा चौथ है, इन्होंने करवा चौथ दिखाई, आप सारे मान रहे हो। फिल्मों का क्या असर होता है, अपने यहां पे लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होंगे बार बार कि राज सिंह सिसोदिया है, उसकी मां का नाम जानादे राठौड़ कैसे है। तो राज सिंह तो सिसोदिया है, तो उसकी मम्मी के नाम क्या, सरनेम सिसोदिया लग जाना चाहिए, पर उसकी मम्मी का नाम क्या है, जानादे राठौड़। राजा का नाम जय सिंह सिसोदिया है, रानी का नाम है परमार रानी कोमला देवी। राजा का नाम है मोकल गुहिल सिसोदिया, रानी का नाम है सौभाग्यवती परमार। क्यों लगा रही हो नाम क्या गया अभी तक अपना परमार? अभी तक आप करो उमादेव भटियाणी रहा कवित, क्योंकि मालदेव तो राठौड़ था। अपने यहां पर शादी के बाद सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। ये महाराष्ट्र की रिवाज है। महाराष्ट्र में शादी के बाद लड़की का सरनेम नहीं नाम भी चेंज होता है। कि शादी से पहले मान लो नाम था रानी,
तो शादी के बाद नाम चेंज कर, अब भले पूजा रख, भले विद्या रख, भले प्रियंका रख, रानी नाम नहीं होगा। तो नाम भी चेंज किया करते। अब धीरे धीरे बाद में क्या है कि यार लड़कियां पढ़ने लगी तो उसने कहा मेरी एमए मेरी पीएचडी रानी नाम से हुई है, अब मैं नाम चेंज कर लूंगी तो डॉक्यूमेंट कैसे चेंज करूँ? तो कहा कि नाम छोड़ो, सरनेम तो अभी भी कीजिए। पहले नाम सरनेम दोनों क्या करते, पति का सरनेम लगाती, नाम भी चेंज कर लिया करती। तो महाराष्ट्र में शादी के बाद डॉक्यूमेंट दे के कहना पड़ता है कि पहले मेरा सरनेम ये था, अब से मुझे इस सरनेम से पुकारा जाए। सरकार के पास में रिकॉर्ड जमा करवाना पड़ता है कि ये मेरा सरनेम है। अपने यहाँ नहीं होते। और आज ही घर पे जाके ट्राई करके देखना, दादी जी की उम्र की जो भी महिलाएं, उनसे जाके पूछना कि आपका सरनेम क्या है। डोकरी मरे यदि आप वाला सरनेम बता दे तो मैं यहीं बैठा हूं, वो अपने पीहर वाला सरनेम ही बताएगी। आप ज्यादा कहो कि नहीं नहीं ये थोड़ी है ये है, तो कह देगी ओ थारो है, मारो तो वही है, हमारा इस सरनेम से कोई भी लेना देना। आज आप सारी लड़कियां शादी से पहले सगाई के बाद ही सरनेम चेंज कर लेती हो। मुझे लगता है फिल्में क्या असर दिखाती है कि पिछले 25-30 सालों में हमने हमारे बाप दादाओं के नाम चेंज करने शुरू कर दिए। नाम चेंज कैसे, सरनेम चेंज कैसे किया जा सकता है? बाई ब्लड सरनेम है वो आपका, आप ब्लड रिलेटिव में फादर के लगते हो, आपकी शादी हुई है कहीं पे, आपके बच्चे लगाएंगे उधर वाला सरनेम, आपका सरनेम कैसे चेंज हो सकता है? आपका तो वो का वो रहना चाहिए जो आपके पिता का था। पर अपने करते हैं आजकल, सारे चेंज करते हैं। इसलिए हे लड़कियों, कल्चर बचाने की जिम्मेदारी है आप पे, और प्लीज सरनेम चेंज नहीं करने। और चौथ मनानी है, खूब मनानी है, पर तीज की शर्त पे नहीं है कि तीज लोग भूल जाएं और चौथ मनाना शुरू कर दें। ये फिल्मों का असर है। लोग कहते हैं फिल्में क्या करती है, फिल्में बहुत कुछ करती है। इसलिए बॉलीवुड ने इतिहास के अंदर जो जो ब्लंडर किए हैं वो बाद में आगे जाके दुख देंगे, उनसे आगे जाके कई नई समस्याएं उत्पन्न करेंगे लोग। इसलिए बॉलीवुड वालों को तो कहा जाए कि प्लीज तुम ये सारे डांस वांस जितने दिखाने दिखा दो, इतिहास दिखाना बंद करो। तुमसे इतिहास नहीं दिखाया जाएगा, तुमसे इतिहास की मूवी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हें अपनी वो क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए। और जैसे लिबर्टी नाम की चीज लाते हो तुम पूरा बेड़ा गर्क ही करके छोड़ देते हो उसका। आई बात समझ में? तो राजकुमारी का नाम क्या था? मानी भाई क्या मतलब कहां चले गए थे आप? हाँ हाँ वो सही है। तो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी है नहीं, उन्होंने सीधे सीधे सीन दिखा दिए। कश्मीर फाइल्स में उन्होंने हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, उनका सीन दिखा दो। उस टाइम कश्मीर फाइल्स फिल्म थोड़ी है और डॉक्यूमेंट्री है, उस समय जो जो हुआ था दिखा दो। उन्होंने जोड़ा है, केवल जोड़ दिया। और मैं तो और कह रहा था कि इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं रहे, उन्होंने भयंकर भयंकर चीजें हुई थी उस टाइम। तो इन्होंने तो 2-2.5 घंटे में जो जो चीजें जुड़ सकती थी उनको जोड़ जाड़ करके लो देख लो। एक भी गाना उसमें नहीं है, एक भी कोई डांस उसमें, क्रिएटिव लिबर्टी ली नहीं उन्होंने। उन्होंने उस टाइम की जो जो घटनाएं हुई थी नाम चेंज कर दिए। वो जो लास्ट वाला सीन है जिस महिला को रैप के बाद में आरी से चीर दिया गया था, उसका नाम गिरिजा टिक्कू था, उसका नाम इन्होंने शारदा कर दिया, है ना। जो वो प्रोफेसर वाला सीन है, जो प्रोफेसर वो नारे वारे लगवाती है भारत के खिलाफ, वो वास्तव में जेएनयू की प्रोफेसर अपनी निवेदिता मेनन। आप तो निवेदिता मेनन लिखिए, आपको 100 उसके वो मिल जाएंगे। यूट्यूब पे डायरेक्ट लिखो निवेदिता मेनन आजादी डायलॉग, हाथों हाथ आएगा कि उसका वास्तविक भाषण कौन सा था। पूरा भाषण दे रही है उस मैडम को, उस भाषण में वो इस बात पे भी हंसती है, उसको ये याद नहीं है भारत आजाद कब हुआ था। और उस वो एक्चुअल भाषण सुना हुआ मेरा मैडम का उसका। और अगर ये वो 15 अगस्त 1957, फिर कहा अरे 47, अच्छा 47 में आजाद हुए थे, मतलब तुम्हें देश के आजादी के दिन याद नहीं, तुम हंसती हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? पर वो बहुत ढंग से घिनौनी लग रही है उसके अंदर, वो हंसती भी, वो पूरा पूरा उसके हंसी में दिखता है कि वो भारत को कुछ भी समझती। तो पल्लवी जोशी का एक दिन एक बयान था कि मैं चाहती थी कि मेरे रोल को देखने के बाद में उस रोल से नफरत हो किसी को, तो पल्लवी जोशी अपने उस किरदार में तो कामयाब रहती। कि वास्तव में पल्लवी जोशी की हंसी देखकर उस मूवी में लगता है कि यार कितनी घटिया घटिया सी बातें कर रही है, भारत के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती है। तो इन्होंने तो हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, इन्होंने सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमने मूवी बना ली इसको। तो रामगोपाल वर्मा का 2-3 दिन पहले का इंटरव्यू पढ़ो, आप रिव्यू पढ़ो उसका। रामगोपाल वर्मा ने कहा यार मेरे को हिला दिया। पहले बॉलीवुड में ये मानते थे कि कहानी कौन सी फिल्म चलेगी इसकी कहानी अच्छी हो, जिसमें बड़े बड़े एक्टर हो, जिस जो कहानी लोगों को इंप्रेस करती हो। पर इसमें न तो कहानी इंप्रेस करती है, न इसमें कोई बड़ा डायरेक्टर है, न इसमें बड़ा कोई एक्टर है, न इसके अंदर गाने हैं, फिर भी ये चल गई। तो आज के बाद मेरे तो जो बेसिक थे वो हिल गए। पहले मैं मूवी बनाता तो इन बातों का ध्यान रखता था, अब मूवी बनाऊंगा तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा। तो इसका वो डायलॉग था, इसलिए मैं कश्मीर फाइल से नफरत करता हूं कि इन्होंने मेरे पूरी जो सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। कटाक्स के अंदर वो बोल रहा था उसके अंदर। तो ये मूवी है ही नहीं। मूवी जो जो है ये बाजीराव मस्तानी, ये आपके मोहन जोदड़ो, ये हिस्ट्री की मूवियां थी।
जब आपको इतिहास दिखाना है तो उसके अंदर सही चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री के अंदर तो कुछ ही दिखाया जाए, डॉक्यूमेंट्री में चीजें वैसे ही होती है जैसे दिखाई जाती थी, इन्होंने दिखा दी। पहले बड़ी बात, तो राजकुमारी का नाम क्या था? क्या नाम था? एक और नाम, किससे शादी हुई?